नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, व्यापक प्रतिभाओं के कारण सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत पर विश्वास। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में सतत पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक में पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सीरिया के दमिश्क में एक शिया तीर्थस्थल के पास विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु। तेलंगाना के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी, कई सिंचाई परियोजनाओं में जलस्तर बढ़ा। और लक्ष्य सेन जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में एचएस प्रणय का क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक सशक्त ऊर्जा संवाहक के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्व के निजी उद्यमियों से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश के सही अवसर का लाभ उठाने को कहा। मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। चौथी औद्योगिक क्रांति की आधारशिला को भारत की आकांक्षाओं से जुड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर, उत्तरदायी, सुधार के लिए तत्पर सरकार, विस्तारित बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी विकास और व्यापक प्रतिभाओं ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय साझीदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग लगाने वालों को 50% वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार ने कुशल इंजीनियरों की तैयारी के लिए 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की है, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान ये है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहां 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उद्योग अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचा विकास ने गुजरात को सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए पसंदीदा स्थल बनाया है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग की व्यापक क्षमताओं को ध्यान पर रखते हुए भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में बड़े सेमीकंडक्टर उद्योगों के साथ किए गए 3 समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी के संरक्षण और देखभाल में आज देश में पर्यावरण संरक्षण कार्रवाई का रूप ले लिया है। चेन्नई में पर्यावरण और जलवायु सततता कार्य समूह के चौथे सम्मेलन के समापन सत्र में अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों का विशेष रूप से असर पड़ा है। We need enhanced action on commitments under the UN Climate Convention and the Paris Agreement. This will be crucial in helping the Global South fulfill its development aspirations
in a climate-friendly way. Friends, I am proud to say that India had laid the way through its ambitious, nationally determined contributions. प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए जलवायु परिवर्तन मुद्दों के समाधान की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने निर्धारित योगदान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति की दिशा में नेतृत्व किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा इंडोनेशिया और ब्राजील के पर्यावरण मंत्रियों ने भी बैठक को संबोधित किया। जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने कहा है कि स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत एक अनिवार्य साझीदार है। आज सुबह नई दिल्ली में भारत जापान फोरम को संबोधित करते हुए श्री हायाशी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए जापान उसके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संपर्क बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2023 को जापान भारत पर्यटन वर्ष का नाम दिया गया है। श्री हायाशी ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभिन्न अंग है, जहां हम G4 में मिलकर काम करते रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 19वीं शताब्दी में आधुनिकता, प्रगति और औद्योगिकीकरण के लिए जापान के प्रयास अनुकरणीय हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि जापान आधुनिकता की ओर अग्रसर भारत का एक स्वाभाविक सहयोगी है। उन्होंने कहा कि विश्व में मिसाइल, परमाणु प्रसार और आतंकवाद की चुनौतियों के मूल कारणों का समाधान जरूरी है। श्री जयशंकर ने कहा कि इस समस्या के प्रति भारत और जापान का एक जैसा रुख महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर नियम 267 के तहत 47 नोटिस मिले। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर अल्पावधि चर्चा की बात पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और सरकार ने भी इसके लिए सहमति व्यक्त की है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। सभापति ने तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में गोवा से राज्यसभा सांसद विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। लोकसभा में सुबह के स्थगन के बाद 12 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वो इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। शोरगुल के बीच सदन में 3 विधेयक, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 पारित किए गए। सदन में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया गया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव पर व्यवस्था देने का आग्रह किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रावधान के अनुसार ऐसा प्रस्ताव इसे स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो सरकार द्वारा पेश विधेयकों को पारित होने से रोके। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो। सब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है, शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं।
और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने 3 से 8 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना बनाई है। आकाशवाणी समाचार को दिए विशेष साक्षात्कार में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद ये सिफारिश की गई थी और नई शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा, पढ़ाई की फ्रेमवर्क बन गई है। इसको तो जादुई पिटारा इसीलिए कहा गया है। ये आंगनबाड़ी में भी होगी, स्कूल्स में भी होगी, जो प्ले स्कूल चल रहा है उसके अंदर भी होगी। CBSE उसकी अगुवाई कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा उपलब्धि में NEP का मानता हूं, भारतीय भाषा के अंदर पढ़ाने की माहौल बनाना। आज तो स्कूल शिक्षा से लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की शिक्षा तक भारतीय भाषा के आधार पे किताबें बनना, उसकी अंदर पढ़ाने की व्यवस्था बनना शुरू हो गई है। आकाशवाणी समाचार नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर 100.1 FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी पर आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत की वित्तीय बाजार व्यवस्था प्रौद्योगिकी तथा व्यापार के मूल्य और परिमाण में विश्व में सर्वोत्तम है। वित्त मंत्री ने आज मुंबई में AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड और कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तेलंगाना के कई जिलों में कल रिकॉर्ड वर्षा के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। मुलुगु जिले में कल एक दिन में सर्वाधिक 64.98 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कई सिंचाई परियोजनाओं में जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 12 अन्य लोगों के बह जाने की खबर है। तलाश अभियान जारी है। वारंगल, मुलुगु, खम्बम, कोठागुडेम, करीमनगर और निजामाबाद जिलों में कई दर्जन गांव जलमग्न हैं। राज्य में लगभग 11,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सीरिया में कल एक विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। सीरियन अरब न्यूज एजेंसी के अनुसार एक टैक्सी में रखे बम से यह विस्फोट सईदा जैनब मकबरे के पास हुआ, जो सीरिया में शिया समुदाय का प्रमुख तीर्थस्थल है। यह विस्फोट पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में होने वाले वार्षिक आशुरा से पहले हुआ था। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह अमरनाथ गुफा के लिए जम्मू आधार शिविर से 2100 तीर्थयात्रियों का 26वां जत्था बालतल और पहलगांव आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। अब तक 3,69,000 से अधिक तीर्थयात्री हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। ये संख्या पिछले वर्ष इस समय तक दर्शन करने वाले 3,65,721 श्रद्धालुओं की तुलना में अधिक है। भारत के लक्ष्य सेन जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। पुरुष सिंगल्स में एक अन्य क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणय शीर्ष वरीयता प्राप्त विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के साथ खेल रहे हैं। पहले गेम में प्रणय ने 21-19 से जीत दर्ज की है। हालांकि ताजा समाचार मिलने तक विक्टर ने दूसरे गेम में 21-18 से बढ़त बना ली है और एक गेम की बराबरी कर ली है। फिलहाल तीसरा गेम जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, व्यापक प्रतिभाओं के कारण सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत पर विश्वास। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में सतत पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक में पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सीरिया के दमिश्क में एक शिया तीर्थस्थल के पास विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु और तेलंगाना के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।